देखिए हम लोगों ने बैक्टीरियल पढ़ा, वायरल पढ़ा और फंगस। तो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि ये रोग जो है किसी ना किसी कारण से तो है, पर अगर शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा है हमारा, तो यही हमारा वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस हमारी बॉडी में सिम्बियोसिस रिलेशनशिप देते हैं, मतलब हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और वो वहां पर रहते हैं। कि जब हम अपना प्रतिरक्षा तंत्र को अच्छा डेवलप करके चलते हैं। तो इस केस में जब हम फंगल डिजीज की बात करें तो आपको ये हल्का सा आइडिया होना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सक होने के बावजूद, कि जहां पे हम ये कह रहे हैं कि कोई भी बीमारी आपकी आपने प्रिंसिपल में पढ़ा, मैंने पढ़ाया कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि प्राकृतिक चिकित्सा में ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीमारी किस जीवाणु से हुई है। समझ रहे हैं? तो किस जीवाणु से हुई है, इसका मतलब वायरस से हुई, बैक्टीरिया से हुई, फंगस से हुई, किस वायरस से हुई, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अदर हैंड आपको आज की डेट में ये पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है कि फंगल डिजीज है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे वायरल डिजीज 3 दिन में चली जाती है अगर हम वायरस को लिक्विड डाइट पे रखते हैं। अगर हम लिक्विड डाइट पे चले आए तो वायरल डिजीज में आपके पित्ती उछली हुई है, मिजल्स है, चिकन पॉक्स है, आपके ये फीवर है, जितने भी, ये सारे सबसाइड हो जाते हैं। पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अलग तरीके से बॉडी बिहेव करती है और फंगस इन्फेक्शन में अलग तरीके से बिहेव करती है। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि ये डिजीज कौन सी है। किसी किसी में वैक्सीनेशन, क्योंकि हम तो अगेंस्ट वैक्सीनेशन नेचुरोपैथ बोलता है, बट स्टिल गवर्नमेंट की कुछ प्रोटोकॉल है जिनको लेकर के चलते हुए हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो इनको आपको पता होना ही चाहिए कि ये कौन सी चीज से डिजीज फैल रही है। क्योंकि देखिए एक ये भी है कि इसका हम रोकथाम भी तो करेंगे, कि जिससे हुई है चलो अभी तो हमने ठीक कर लिया, पर आगे चल के ये ना हो तो उसके एवज में हम उसकी रोकथाम करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा ये किस चीज से फैली है तो हमने ठीक तो कर लिया, पर आप बार बार उसकी चपेट में आएंगे क्योंकि आप उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने टाइफाइड पढ़ा था, तो टाइफाइड गंदे खाने पीने, इन्फेक्शन से होता है। तो अगर हम साफ खाना और बॉइल्ड पानी और इन सब को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर हमारे जानने का कोई मतलब नहीं है। तो बीमारी किस वजह से हुई है, कारण ये पता होना चाहिए। तो अभी हम फंगल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एस्मा है, दमा। यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों में सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो फार्मर्स हैं, गार्डनर्स हैं, या बहुत सारा ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहां पर पॉलिनेशन है, यहाँ पर इनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। तो एस्मा एक कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी जा सकती है और इसके स्पोर्स वहां पर पहुंच के पूरा ब्लॉक कर देते हैं आपके फेफड़ों को। दमा के इलाज में डेरिफाइनिल, ट्रेडॉल, एड्रेनलिन, ब्रोमहेक्सिन, प्रेडनिसलोन, डेल्टा कॉटिल आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अब इसका ज्यादा आपके संदर्भ में नहीं है, पर होता क्यों है ये पता होना चाहिए। तो ये एस्मा कैसे ठीक होता है ये दूसरी बात है। अभी जब नेचुरोपैथी में हम हाइड्रोथेरेपी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे रिजल्ट है कि एस्मा अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो ही गया, लंग्स में वो पोर्स आ ही गए, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। अब बताइए, अगर आपको नहीं पता होगा कि ये क्यों हुआ तो आप उसको प्रिकॉशनरी उस जगह से नहीं हटा पाएंगे। आप कहेंगे भाई तुम बार बार उस जगह पे जाओगे तो बार बार वही प्रॉब्लम आएगी। आपने एक बार तो उनको लंग्स को क्लीन कर दिया, पर अगर आपने वो एटमॉस्फेयर नहीं हटाया तो वो बार बार इन्फेक्शन होएगा उसको। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। बाल्डनेस, गंजापन, ये टीनिया कैपिटिस नामक कवक होता है, फंगस होता है। टीनिया कैपिटिस, इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है। इसमें सिर के बाल टूटने लगते हैं। इसी तरह रिंग वॉर्म, यह
कोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेता है, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले गोले पड़ जाते हैं। यह भी एक संक्रामक रोग है, क्योंकि आप बहुत जाएंगे तो पानी गया है वो अगर कहीं और छू रहा है, किसी और संपर्क में आ रहा है, तो वहां पर भी ये बैक्टीरियल डिजीज तेजी से फैलती है। फिर है एथलीट फुट। इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटोन कवक है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। स्कैबीज मतलब खाज। इस रोग का कारक एकेरेस स्कैबीज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। दोनों तरीके हैं। एक सफेद दाग होता है ल्यूकोडर्मा, जिसमें बिल्कुल भी खुजली नहीं होती है, सिर्फ स्किन में मेलानिन पिगमेंट कम होने से व्हाइट स्पॉट आता है, जो अभी आजकल रिसेंटली बहुत कॉमन भी देखा जाता है। और एक है कि खुजली हो करके आपके व्हाइट स्पॉट आ रहा है। तो ये दोनों में अंतर है और दोनों के ट्रीटमेंट में भी अंतर होगा। दोनों का जो कॉज है वो भी अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम इतनी बीमारियों के आपके नाम, इसकी भी एक टेबल बना लीजिए। ये आपका होमवर्क है। एक व्हाइट पेज पे एक टेबल बनाइए। जितने आपने इसमें नाम पढ़े हैं वो बैक्टीरियल है, वायरल है कि फंगस है, वो ऊपर लिख लीजिए। और इस साइड आप नाम लिखेंगे, इस साइड आप डिजीजेस लिखेंगे। डिजीज का नाम इधर हो गया और वो बैक्टीरियल है, फंगस है कि ये है, वो नीचे आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। वो करके यहाँ पे एक पिनअप कर लीजिए तो आपको ये आसानी होगी। एक ग्लिम्स में आपको दिखेगा कि ये बीमारी बैक्टीरियल है, फंगस है कि वायरल है। आगे बात करते हैं नाड़ी से रोग परीक्षा। भारतवर्ष में नाड़ी विद्या बहुत पुरानी पद्धति है जो रोगों के निदान के लिए उपयोग में लाई जाती है। वैद्य लोग इसका उपयोग करते हैं। अब इसे प्राकृतिक चिकित्सा में निदान का एक यंत्र मान लिया जाता है। आयुर्वेद मतानुसार हमारे शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म सभी मिलाकर 31/2 करोड़ नाड़ियां होती हैं, जिसमें से 92,000 नाड़ियां स्थूल हैं। इनमें से 700 नाड़ियों में महीन से महीन छिद्र होते हैं। इस 700 नाड़ियों द्वारा ही शरीर के आकुंचन तथा प्रसारण का कार्य किया जाता है। इन 700 नाड़ियों में 24 नाड़ियां निरंतर कार्यरत रहती हैं। 700 नाड़ियों में 24 नाड़ियां निरंतर कार्यरत रहती हैं। इन 24 नाड़ियों में से 14 नाड़ियां प्रधान हैं। ये कौन सी हैं? आपको 3 नाड़ियां तो खास तौर पे पता है, सभी को पता है। वो है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, वरुणी एंड पूषा। कम से कम ये नाम आपको याद होने चाहिए। तो 14 नाड़ियां प्रधान हैं, जिसमें से ये नाम कुछ दिए हुए हैं इन्होंने। हस्तिजिह्वा, यशस्विनी, विस्तोदरी, कुहू, शंखिनी, पयस्विनी, अलम्बुषा नाड़ियां सर्व प्रधान है। इड़ा शरीर के बाएं भाग में, ये तो सबको पता है, नहीं तो पता होना चाहिए। इड़ा बाएं भाग में, पिंगला दाएं भाग में और सुषुम्ना बीच में होती है। ठीक, तो जो बाएं भाग में वो ठंडी मतलब चंद्र नाड़ी, दाएं भाग में सूर्य नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना जो दोनों को बैलेंस करती है हमारे। सुषुम्ना से अनेक नाड़ियां शरीर के विभिन्न भागों में जाती हैं। सुषुम्ना सत्व, रज तथा तम्र तीनों गुणों वाली होती है तथा सूर्य, चंद्र और वायु तत्वों को साथ लिए चलती है। यही तत्व वात, पित्त और कफ है। नाड़ी परीक्षण के द्वारा वात, पित्त, कफ का शरीर में बल तथा कार्य ज्ञात किया जाता है। एक ठंडी है और एक गर्म है। इड़ा बाई वाली ठंडी है, चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी दाहिनी तरफ वाली, और सुषुम्ना जो ठंडी गर्म दोनों को बैलेंस करती है। मतलब वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करती है। तो अब इसी को हम जब 3 उंगलियां दाहिने हाथ के यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, अपनी कलाई पर अंगूठे की तरफ, और बहुत ध्यान से आंखें बंद कर ले, तो आपको 3 उंगलियों में पैल्पिटेशंस अलग अलग महसूस होंगे। ये प्रैक्टिस वर्क है। आप अगर ठान लें तो नाड़ी परीक्षण कोई भी कठिन काम नहीं है। ठीक, आप डेली अपना चेक करें, अपने परिवार में हर किसी का चेक करें, दिन में 3 बार चेक करें, नोट करें, तो आपको भी नाड़ी परीक्षण इजीली आ जाएगा।
कोई भी प्राकृतिक चिकित्सक को भी बीपी मेजरमेंट करना, रिपोर्ट को पढ़ना, शुगर टेस्ट करना, ये सब आपको जरूर से आना चाहिए। तो इसमें पीछे मत जाइए। ब्लड प्रेशर सिर्फ डिजिटल वाला नहीं, स्पेग्नोमेनोमीटर आपको पढ़ना आना चाहिए, और वो बहुत इजी है। हमने भी कभी आज से 20-22 साल पहले नहीं आता था। इनिशियली हमने एक एलोपैथ डॉक्टर से समझा, और फिर मैं डेली उसको चेक करती रही। आज बहुत सारे पेशेंट को चेक करती हूँ। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज हवा बनी रहेगी। आप खरीदिए, घर में रखिए, चेक करिए, उससे बहुत एक्यूरेट रीडिंग आती है। जो डिजिटल मशीन्स हैं वो उनमें एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसलिए समझा रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि नाड़ी परीक्षण कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं, आज की डेट में सीखने के लिए बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं है। आप खुद अपना चेक करिए। तो अभी हम लोग सिर्फ देखते हैं, समझते हैं। आप इतना डिस्टेंस पे है कि आपको खुद ही करना है, खुद ही समझना है। इवन अगर मैं बीपी भी सिखाऊं तो व्यक्ति तो अपना ही देख रहा है ना। समझना सीखना आपको है, आप जहां पर हैं। प्राकृतिक चिकित्सक अपने हाथ के सहारे रोगी की कोहनी उठाकर और अग्र बाहु का पूरी तरह फैलाकर फिर अपने हाथ की उंगलियों तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका, ठीक, ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, इन्हीं तीन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अंगूठे से नीचे यहाँ पर, तो आपका दाहिना हाथ और व्यक्ति का हमेशा बायां हाथ, ऐसे। तो कंफर्टेबल यही रहता है, क्योंकि इस पे पल्स सबसे ज्यादा सुनाई देती है, नाड़ी सुनाई देती है, ठीक है। इस पे रखेंगे, नाड़ी परीक्षण करता है। परीक्षा सुस्थिर एवं एकचित मतलब एकाग्र होकर करनी चाहिए तथा 3 बार परीक्षा करनी चाहिए। प्रायः पुरुषों के दाएं हाथ की नाड़ी तथा महिलाओं के बाएं हाथ की नाड़ी देखी जाती है। इसका कारण यह है कि पुरुषों में दाहिने हाथ की नाड़ी अधिक व्यक्त करती है तथा महिलाओं में बाएं हाथ की नाड़ी अधिक व्यक्त करती है। महिलाओं में बाएं हाथ की नाड़ी देखी जाती है। इसका कारण यह है कि पुरुषों में दाहिने हाथ की नाड़ी अधिक व्यक्त तथा, ये रिपीट हो रहा है, स्त्रियों की नाड़ी पुरुषों की नाड़ी की अपेक्षा 6 से 15 बार प्रति मिनट अधिक चलती है। पुरुषों की नाड़ी शक्तिशाली होती है क्योंकि उनके स्वभाव में गर्मी तथा शक्ति अधिक होती है। इसके बावजूद भी उनकी नाड़ी सुस्त तथा ठहर ठहर कर चलती है। इसके विपरीत स्त्रियों की नाड़ी बड़ी तेज चलती है। इनकी नाड़ी का फैलाव और शक्ति पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। अब देखिए, सबसे पहले तो वात पित्त कफ को सीखने की बजाय पहले आप ये सीखिए कि ये स्त्री की नाड़ी है, ये पुरुष की नाड़ी है, ये कैसे चल रही है, वो कैसे चल रही है, ठीक। अगर आपको ये अंतर पहले समझ में आने लगा कि अच्छा ये हमने अपनी नाड़ी को चेक किया था और ये हमने हस्बैंड की या बेटे की नाड़ी को चेक किया, तो पहले आप ये अंतर समझो कि हाँ कुछ अंतर हमको समझ में आ रहा है। कुछ अलग तरीके से लबडब साउंड तो हार्ट का है जो स्टेथोस्कोप से समझ में आएगा। ये हल्का सा बीट करती है, मतलब इंडेक्स फिंगर पे अलग तरीके से, मिडिल पे अलग और रिंग पे अलग। तो इसको दिमाग में रख के आप दोनों में पहले ये समझो कि अंतर है। जैसे एक एग्जाम्पल दें कि मैंने प्राणिक हीलिंग जब सीखी तो ऊर्जा समझ में आती है। जैसे ऐसे कहें तो इस पेपर की ऊर्जा को समझने के लिए हाथ नीचे ले जाऊंगी तो इसका ऑरा दिखेगा, समझ में आएगा। सामने वाले को ऐसे अद्भुत सा लगता है, जैसे अगर हमने नहीं सीखा होता तो मेरे लिए भी अद्भुत होता था। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा है जो यहाँ पर कुछ गैस का दबाव है, वायु का दबाव है, टेम्परेचर का दबाव है, ह्यूमिडिटी का दबाव है, जो यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है, ठीक। और इस पेपर की अपनी एनर्जी है। इसी तरह इस ग्लास में रखे पानी की अपनी ऊर्जा है और यहाँ पे मोबाइल रख दें उसकी अपनी ऊर्जा है। इसको महसूस करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अगर हम डेली अपने हाथ को यहाँ तक लाएंगे तो ये पानी की ऊर्जा अलग तरीके से हाथ को रोकेगी, मोबाइल की ऊर्जा अलग तरह से रोकेगी, पेपर की ऊर्जा अलग तरह से रोकेगी। इसी तरह व्यक्ति का हो रहा है कि अगर मेरा ऊर्जा चक्र कितना है, दूसरा सामने बैठे व्यक्ति का कितना है, उतना है। तो अगर हम उसको रीड करेंगे ना तो हमारे हाथों का जो रीडिंग है वो अपने आप धीरे धीरे सिखाता है कि यहाँ पर कुछ हलचल हो रही है, बहुत थोड़ी सी हलचल हो रही है जहाँ पे हमारा हाथ रुक रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे करेंगे तो वो दिमाग में आता है और नोटिस होता है और रुकता है। यही मैं नाड़ी में आपको समझाना चाहती हूँ कि पहले आप
दो में अंतर करना सीखिए और वो डेली प्रैक्टिस करिए तो आ जाएगा। अब आगे, एक तो मेल की नाड़ी और फीमेल की नाड़ी, ठीक, इसमें अंतर मिल रहा है आपको कि नहीं, ये मोटी सी बात है, ये समझना पड़ेगा। टाइमर लगाइए मोबाइल में और नाड़ी देखना शुरू करिए और उसको गिनना शुरू करिए। पुरुषों की नाड़ी शक्तिशाली होती है, ये हो गया। नाड़ी का फैलाव और शक्ति पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। एक एक उंगली के नीचे नाड़ी की गति 6 प्रकार की होती है। ऊपर उठना, तेज होकर ऊपर उठना, नीचे धंसना, तेज धंसना, तेजी से धंसना। इस प्रकार एक हाथ की नाड़ी की गति 18 प्रकार की होती है। दूसरे हाथ की नाड़ी की गति भी 18 प्रकार की होती है। इनकी प्रत्येक गति से पृथक पृथक रोग का ज्ञान होता है। जिस प्रकार वीणा की तंत्री सभी रोगों को बताती है, उसी प्रकार मनुष्य की नाड़ी भी सभी रोगों को बताती है। स्थान भेद से नाड़ी 8 प्रकार की होती है। हाथ की 2, पैर की 2, गले की और कंठ की 2 तथा नासा मतलब नासिका के समीप 2, आंख की 2, कान की 2, पेड़ों की 2, जीभ के समीप की 2। इनके बाएं तथा दाएं अंग से होकर 2-2 होकर कुल 16 स्थान हो जाते हैं। इन स्थानों पर कहीं भी नाड़ी का स्पर्श द्वारा रक्त संचार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नाड़ी की गति क्यों होती है? शुद्ध रक्त संचार के समय रक्त वाहिनी नाड़ियों के अंदर के आवरण पर रक्त की तरंगों को जो आघात पहुंचता है, उसी से नाड़ी की गति हुआ करती है। रक्त संचार के स्वरूप सॉरी, तो वही चलिए। सो नाड़ी की गति क्यों होती है? ये समझ में आया कि जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन इस पे से होके गुजरता है, तो जो प्रेशर मिल रहा है इन नर्व को, उससे नाड़ी की गति है जो सब जगह से आई है। ये आपने देखा कि आपकी आंखों की भी है, कान की है, पेट की है, जीभ की है, तो इसलिए यहाँ से पकड़ना इसको आसान है। लेकिन अगर आप पहले ये समझें कि आपके पुरुषों की नाड़ी, महिलाओं की नाड़ी अलग अलग है। दूसरे, वात पित्त कफ को समझना आप सीख जाएं कि इसके शरीर में वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है कि कफ बढ़ा है। ये थोड़ी दूर की बात है जो इसमें लिखी है कि जहां से आ रही है नाड़ी आप उसको पकड़ पाए। तो पहले तो कम से कम वात पित्त कफ को पकड़ पाएंगे तो हम काफी हद तक बीमारी के समीप पहुंच पाएंगे। अदरवाइज आगे आपके सिलेबस में है शायद कि करेक्टरिस्टिक्स को देख करके और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट समझ के हम किसी व्यक्ति में वात ज्यादा है, कफ ज्यादा है कि पित्त ज्यादा है, ये समझ सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर दोनों चीजें आती हो तो बुराई नहीं है। 3 प्रकार की नाड़ियां 3 स्थितियों वात पित्त कफ को दर्शाती हैं। देखिए अब आगे आ रहा है। प्रारंभ में वात की नाड़ी, मध्य में पित्त की नाड़ी तथा अंत में कफ नाड़ी होती है। अगर 3 हाथ रखी, 3 उंगलियां रखी है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, तीनों की पैल्पिटेशंस को ध्यान से देखना है। तीनों सिमेट्रिकल चल रही हैं तो बैलेंस है। कौन सी वात वाली ज्यादा तेज है, पित्त वाली दबी हुई है कि कफ वाली ज्यादा तेज है, इसको नोटिस करके हमें वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है कि कफ बढ़ा है बॉडी में, ये समझ में आ जाता है। अगर तीनों की रिदम इम्बैलेंस है तो मतलब तीनों ही चीजें बिगड़ी हुई है, ठीक। तो ये प्रैक्टिस वर्क है। जब वात अधिक होता है तो तर्जनी उंगली के नीचे की नाड़ी का स्फुरण होता है। तो वात पित्त कफ ये 3 रखे तो तर्जनी उंगली के नीचे ज्यादा दिक्कत आएगी, हाँ, मतलब पता चलेगा कि वो ज्यादा इम्बैलेंस है।
तो पित्त बढ़ा होगा। और फिर मध्य में वात की, प्रारंभ में वात की नाड़ी, ये इंडेक्स फिंगर, मध्य में पित्त की नाड़ी और अंत में रिंग फिंगर मतलब कफ की नाड़ी है। तो तर्जनी उंगली के नीचे की नाड़ी में स्फुरण होता है। पित्त की प्रबलता में मध्यमा उंगली के नीचे नाड़ी फड़कती है तथा कफ की प्रबलता में अनामिका के नीचे स्फुरण होता है। यदि वात पित्त अधिक हो तो तर्जनी और मध्यमा के नीचे स्फुरण होता है। और पित्त के कफ की अधिकता हो तो मध्यमा और अनामिका के बीच में नाड़ी का स्फुरण होता है। यदि पित्त कफ की अधिकता हो तो यदि वात पित्त तथा कफ तीनों विकृत हो तो तीनों उंगलियों के नीचे नाड़ी की विकृति जान पड़ती है। ये कुछ नहीं लिखा है, ज्यादा दिमाग में कंफ्यूज मत होइए। ये बता दिया गया कि ये वात है, ये पित्त है, ये कफ है। अब इन दोनों के बीच में आपको पैल्पिटेशन ज्यादा तेज मिल रहे हैं, तो वात पित्त कफ, तो पित्त और कफ डिस्टर्ब है, इन दोनों के बीच में मिल रहे हैं तो ये डिस्टर्ब है। ऐसे करके आपको 3 उंगलियां यहाँ रखी है और आपको पता है कि पहली वाली वात है, बीच वाली पित्त है और ये कफ। ठीक है, इस हिसाब से आपको अपने आप को डेली चेक करना है। अब बात आती है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाड़ी की गति होती कितनी है। तो आयु के अनुसार नाड़ी की गति निम्न तालिका में आयु तथा नाड़ी की संख्या दी हुई है। भ्रूण में जब एम्ब्रियो है, पेट के अंदर है, तो 150 बार ये प्रति मिनट है। 1 मिनट में 150 बार आपको नाड़ी मिलेगी। डग टिक 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 टिक। देखने का तरीका जो बहुत फास्ट देख लेते हैं वो क्या करते हैं, 15 मिनट को देखते हैं और 4 बार उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए वो जल्दी देख लेते हैं। हाँ, आपने देखा 15 सेकेंड के लिए आपने देखा कितनी बार है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसी स्मार्टनेस मत करना। अभी पूरा 1 मिनट जो घड़ी की सुई टिक 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 या टाइमर लगाया और तब आपने चेक किया। तो पहले तो ये यहाँ से चेक करना शुरू करिए। तो ऐसा मत करिएगा 15 सेकंड देखा और मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मिनट में पूरा देखिए। तो भ्रूण में, एम्ब्रियो में 150 बार है। जन्म के बाद 130 से 170 बार है, मतलब छोटा बच्चा बहुत ज्यादा पैल्पिटेशंस करता है। 1 वर्ष तक 115 से 130 बार है। 1 वर्ष से 2 वर्ष तक 100 से 115 बार है। 2 से 3 वर्ष तक 90 से 100 बार है। 3 से 5 वर्ष 80 से 85 बार है। 5 से 14 75 से 85, 15 से 21 65 से 75, 21 से 60। तो नॉर्मल एडल्ट कहते हैं 72 बार, 72 है ना, 72 बीट्स पर मिनट। तो 72 नॉर्मल एडल्ट है। अब 21 से 60 क्या है, 50 से 70, मतलब थोड़ी सी कम होगी, एज के साथ साथ थोड़ी कम होगी। नॉर्मल एडल्ट की 70 होगी, तो थोड़ी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। और एजेड व्यक्ति है तो 50 से 70 तक नॉर्मल है। ठीक, अब आयु के अनुसार नाड़ी की कम से कम, अधिक से अधिक नाड़ी की गति और उसका अनुपात। ठीक, अब आयु अगर 0 से 1 है तो कम से कम नाड़ी 101 होगी, अधिक से अधिक 160 तक जा सकती है। ऑन एन एवरेज 134 मिलना चाहिए उसको। इसी तरह 1 से 2 साल है, 2 से 3 साल है, 3 से 4 साल है। अब आप अगर ऑन एन एवरेज चेक करो तो 12 से 13 वर्ष की आयु में जो टीन एज बच्चे हैं, कम से कम 66 और ज्यादा से ज्यादा 114, ऑन एन एवरेज 87 आना चाहिए। ठीक, इसी तरह फिर अगर आप जाएं तो 20 से 21 वर्ष की आयु में 56 मिनिमम, 104 मैक्सिमम और 71 ऑन एन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज हम लोग वैसे ही कहते हैं 72 बार प्रति मिनट पल्स होती है, तो 72 पर मिनट। अब अगर सीनियर सिटीजन्स की देखें तो 55 से 60 वर्ष की आयु में 54 मिनिमम है, 104 मैक्सिमम है और 72 ऑन एन एवरेज है। तो छोटे बच्चों में ज्यादा ऑन एन एवरेज आना चाहिए और बाकी 70 के आसपास का 72, 75 ऑन एन एवरेज है। इसी तरह 80 वर्ष की आयु में भी
33 और नीचे गई मिनिमम वाली, मैक्सिमम वाली 94 और ऑन एन एवरेज 72। पर मिनिमम से मैक्सिमम का रेंज और ज्यादा हो गया। मिनिमम देखिए 33 आ गई। बहुत सुस्त से निष्क्रिय से होते हैं ना, हल्की एकदम धीमी हो जाएगी पल्स, और यहाँ इधर 94 हो गई। नाड़ी का स्पंदन 1 मिनट में साधारण गति से 8 से 10 अधिक या कम है तो उस मनुष्य को कोई रोग अवश्य होता है। ठीक, ऑन एन एवरेज 72 है। मिनिमम से मैक्सिमम, अगर मिनिमम वाली रेंज से वो 8 से 10 कम है और मैक्सिमम वाली रेंज से 8 से 10 अधिक है तो उसको कोई ना कोई रोग है। पहले तो ये पकड़ में आए कि शरीर में जो बीमारी है, बीमारी तो है। प्रौढ़ावस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का स्पंदन प्रति मिनट 70 से 65 बार होता है। शारीरिक गठन, खान पान, रहन सहन, स्त्री पुरुष आदि के अनुसार भी नाड़ी की गति घट बढ़ सकती है। बैठे हुए मनुष्य की नाड़ी की गति 1 मिनट में लेटे हुए मनुष्य की अपेक्षा 10 बार अधिक चलती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर हो या पल्स हो, आपको बैठी हुई कंडीशन में और लेटी हुई कंडीशन में जरूर से करना चाहिए। वेरिएशन आता है। और खड़े हुए व्यक्ति की नाड़ी बैठे हुए की तुलना में 1 मिनट में लगभग 20 बार अधिक चलती है। शरीर में ताप की अधिकता से नाड़ी की गति दुगनी हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो नाड़ी की गति बढ़ जाएगी, किंतु सर्दी में नाड़ी की गति कम हो जाती है। नाड़ी की गति गिनने की विधि। नाड़ी सदैव 1 मिनट तक गिनी जाती है। नाड़ी देखते समय गिनती की जाती है। नाड़ी की संख्या मालूम होने के लिए सेकंड की सुई लगी घड़ी का उपयोग करते हैं। नाड़ी परीक्षा में निम्न बातें देखी गई हैं। नाड़ी की गति। स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति प्रति मिनट 72 से 80 होती है। गति, इसमें 2 बातें देखते हैं, नाड़ी सम है या विषम। ठीक, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। पहला, मेल और फीमेल की नाड़ी बदली हुई है, नाड़ी सम है या विषम, ये देखना है हमको। तो समयानुसार नाड़ी स्पंदन ठीक हो रहा है या कभी मंद और कभी तीव्र हो रहा है। आवृत्ति। रक्त की उस मात्रा को आवृत्ति कहते हैं। आकृति लिखा है इसमें गलत है, जो रक्त वाहिनियों में संचार करती है। साधारण परिभाषा में स्पंदन साधारण होता है और अधिक में अधिक प्रतीत होता है। जो हमें फील हो रहा है, सब लोग रखिए जरा, सब लोग हाथ रखिए अपनी रिस्ट के अंगूठे की इस लाइन में, चूड़ी को पीछे कीजिए और यहाँ पर, बहुत उधर नहीं है, आप 3 उंगलियां रखिए, आंखें बंद करिए, सीधा बैठिए और थोड़ा सा दबाइए। हाथ को आगे पीछे कीजिए और इस तरह से सेट कीजिए कि आपको अपनी उंगलियों के नीचे कुछ पल्स का लप डप या कुछ कुछ समझ में आए। देखिए अपनी उंगलियों को आगे पीछे खिसका के किसको किसको मिल रहा है? जी मैम, मुझे तो मिल रही है। जी मैम, मुझे तो मिल रही है। मिल रही है ना? मुझे भी मिल रही है। जी जी। तो जब बहुत ध्यान से आप ये, तो अभी कलावा है, कलावा भी नहीं होना चाहिए, रखेंगे तो तीनों उंगलियों पे आपको पल्स महसूस होगी। ठीक, वात पित्त कफ अब सब सम मात्रा में चल रही है, एक ही जैसी, तो मतलब बैलेंस है। कौन सी ज्यादा तेज फड़क रही है, कौन सी धीमी फड़क रही है, तो मतलब उसमें दिक्कत है। वात में, पित्त में, कफ में। तीसरी कंडीशन क्या है कि वो 72 बार धड़क रही है कि यार 10 पॉइंट ज्यादा नीचे है या कम है। ठीक, तो प्रैक्टिस आपकी है। आप लेटते समय, बैठते समय अपना हाथ रख के पहले तो अपने को चेक करना शुरू करो 1 मिनट में। ठीक है, जब धीरे धीरे तो साफ सुनाई देने लग जाएगी तब दूसरों पे चेक करिए। और एक डायरी भी बना लीजिए जो आज आगे सीखना चाहते हैं। वेगानुसार प्रत्येक स्पंदन का वेग समान या असमान है।
संहति, धमनी की दीवार की अवस्था को संहति कहते हैं। धमनी की दीवार मृदु है या कठोर, इसे देखने के लिए उस पर तीनों उंगलियां धीरे धीरे फेरते हैं। ठीक। अंतर्गति, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी पहले ठोकर लगती है, फिर थोड़ी शांत होकर दूसरी ठोकर लगती है। मतलब स्वस्थ व्यक्ति की एक बार पल्स, फिर रुकेगी, फिर दूसरी, है ना। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे, अभी पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, कहीं कहीं पर आप देखेंगे डिक 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 ऐसे होगी, है ना, बहुत तेजी से चल रही होगी। भले ही आप उसको गिनेंगे तो हो सकता है 72 ही आए उसका मीन, हाँ, बट वो रेगुलर नहीं चल रही होगी। और ये बहुत ही प्रॉपर, जितना पॉज लिया फिर, तो ये आप आराम से शांति से सोते समय कभी उठे ध्यान आया तो ऐसे करके देखिए। ऊंची नाड़ी, इस प्रकार की नाड़ी स्वस्थ अवस्था की अपेक्षा अधिक ऊंची और उभरी हुई होती है। इस प्रकार की नाड़ी से शरीर में गर्मी की अधिकता प्रकट होती है। शीतल नाड़ी, जिस नाड़ी को छूने से दर्द प्रतीत हो उसे शीतल नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी ये बताती है कि रोगों के शरीर में गर्मी की काफी कमी है। छोटी नाड़ी, इस प्रकार की नाड़ी स्वस्थ अवस्था से छोटी और लंबाई में कम प्रतीत होती है। ये नाड़ी रोगों में सर्दी की अधिकता को सूचित करती है। ठीक। अब जैसे बहुत ही छोटी, तुरंत दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, गैप नहीं हुआ, थोड़ा पॉज नहीं हुआ, तो वो सर्दियों में होता है। छोटी नाड़ी है, सर्दी लगी हुई है, शीतल है, ऊंची है, अंतर्गति है, निर्बल है। इस प्रकार की नाड़ी को छूने पर उंगली पर धीमी सी ठोकर लगती है। ये नाड़ी रोगों में जीवनी शक्ति क्षय जाने की, मतलब कम है जीवनी शक्ति, उसकी सूचना देती है। परिपूर्ण नाड़ी, जब नाड़ी पर उंगलियां रखने से उसके नीचे उछल प्रबल प्रतीत हो तो उसे परिपूर्ण नाड़ी कहते हैं। कठिन रोगों में ऐसी ही नाड़ी होती है। ठीक है। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन हमको कहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही सही है। इसका मतलब कहीं कोई बड़ा रोग है, कठिन रोग है, तो वैसी नाड़ी। कठोर नाड़ी, जब उंगलियों को दबाने पर नब्ज कठोर प्रतीत हो तो कठोर नाड़ी कहते हैं। शरीर में तरल पदार्थ की कमी होने पर ऐसी स्थिति आती है। तो आप थोड़ा सा भी चेक करके ये बता सकते हैं। अभी तो 1 मिनट की बात ही नहीं आई कि वो 72 बार हो रही है कि नहीं। तो अगर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही हार्ड है नर्व्स, तो आप सीधे बता सकते हो भाई पानी की कमी है आपके शरीर में, आपको तरल पदार्थ बढ़ाने चाहिए। आंतरिक नाड़ी, जो नाड़ी चलते समय एक क्षण के लिए रुक जाए और फिर चलने लगे अर्थात अटक अटक कर चले, उसे आंतरिक नाड़ी कहते हैं। जब हृदय में थकावट पैदा हो जाने के कारण जब थोड़ा आराम होता है तब ऐसी नाड़ी चलती है। एकाएक दुर्घटना से भी ऐसी नाड़ी चलती है। तो आप ऐसे ज्योतिषाचार्य बन के भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, है ना, कि तुम्हारे जीवन में अभी कोई दुर्घटना हुई है क्या, फिर धीरे से अपनी प्राकृतिक चिकित्सा ले आए। हाँ, ऐसे ही होता है। देखो, एक्यूप्रेशर, नाड़ी करनी तो प्राकृतिक चिकित्सा है, पर आपने कंधे का दर्द है, आपने यहाँ पे घुमाया, अरे मैडम क्या किया, हमें तो बहुत आराम आया, उससे बहुत ठीक नहीं होने वाला है। ठीक तो इंसान सिकाई से, पोस्चर से, एक्सरसाइज से होगा। अगर आपने फिर से उसको रात भर उसमें ऐसे लेट के मोबाइल किया है तो कुछ आपका एक्यूप्रेशर नहीं कर सकता, पर 1 सेकंड के लिए आपका ध्यान जरूर आकर्षित कर सकता है। तो इसलिए एक्यूप्रेशर भी सीखिए, इसलिए हीलिंग भी सीखिए, इसलिए माइंड का कौन सा प्रेशर है वो भी सीखिए, इसलिए नाड़ी देखना भी सीखिए कि आप अगले को प्रभावित तो कर सके, आप बता सके नाड़ी देख के कि आपको ऐसा है, आपको हृदय में कोई दिक्कत है, या आप थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं, या आपके शरीर में पानी कम है, कुछ ना कुछ भी मिल ही जाएगा। लंबी नाड़ी, इस नाड़ी में उंगलियों के नीचे स्पंदन अधिक होता है। यह रक्त प्रकोप या विषम रोगों में चलती है। ठीक। निम्न तनाव की नाड़ी, इस प्रकार की नाड़ी लंबाई, चौड़ाई और गहराई में स्वस्थ अवस्था में कम होती है। शीघ्रगामिनी नाड़ी, इस अवस्था में नाड़ी जल्दी जल्दी चलती है। स्पंदन 100-120 तक हो जाता है। ऐसा तभी होता है जब शरीर में गर्मी अधिक होती है, तो बहुत गर्मी की कंडीशन में नाड़ी तेज चलेगी। मंद नाड़ी, जब सामान्य अवस्था में नाड़ी की गति कम होती है तो मंद नाड़ी कहते हैं। रक्तचाप की कमी से मूर्छा अथवा सदमा आदि के समय ऐसे नाड़ी में स्पंदन होता है। तो वैसे भी जब इंसान की डेथ होने वाली हो तो नाड़ी देखते हैं तो बिल्कुल धीरे या बिल्कुल बंद हो गई, है ही नहीं पल्स, ऐसे चेक करते हैं, पल्स है ही नहीं,
तो इसी तरह मंद नाड़ी मतलब बिल्कुल ही इनको कुछ खिलाए पिलाए या बेहोश हो जाएगा ये व्यक्ति, तो वैसा कुछ हम लोग चेक करके आपको बता सकते हैं, उसको कुछ अच्छा पिला सकते हैं स्ट्रॉन्ग। विभिन्न रोगों में नाड़ी की गति, यहाँ पर कुछ प्रमुख रोगों में नाड़ी की गति का वर्णन किया जा रहा है। पाचन संस्थान के रोग, मंदाग्नि रोग में नाड़ी की गति शीतल होती है। अजीर्ण रोग में नाड़ी क्षीण और ठंडी हो जाती है। अतिसार में नाड़ी की गति गर्मी में जोंक के समान मंद और निस्तेज हो जाती है। खाने की अरुचि होने पर नाड़ी स्थिर, मंद, पुष्ट तथा कठिन हो जाती है। कब्ज की अवस्था में नाड़ी प्रायः रक्त से खाली और वायु से भरी होने से ऊंची हो जाती है। वातज स्थूल में नाड़ी की गति चक्र होती है। पित्तज स्थूल में यह उष्ण होती है। रक्त यकृत दोष में नाड़ी खाली तथा सख्त होती है। वमन में नाड़ी कठोर, ज्वर, यकृत, लुप्तप्राय और सविराम होती है। श्वास के रोग, फेफड़े, टीबी रोगी जिसका फेफड़ा खराब हो और उसकी नाड़ी की गति दूसरी ओर की अपेक्षा ऊंची होती है। जिस तरफ का फेफड़ा खराब होगा उधर की ऊंची होगी। निमोनिया में दोनों ओर की नाड़ियां लहरदार हो जाती है। दमा के रोगी में नाड़ी सदा तीव्र, कड़ी तथा चोट की तरह चलती है। रक्त वाहक संस्थान के रोग, उच्च रक्तचाप में नाड़ी की गति ऊंची होती है तथा उंगलियों को जबरदस्ती हटाई हुई सी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है नाड़ी में बहती हुई कोई चीज उंगलियों को ढकेलकर आगे बढ़ रही है। हीन रक्तचाप में नाड़ी की गति क्षीण तथा मंद होती है। धड़कन जब बढ़ती है तब नाड़ी तीव्र तथा बड़ी हो जाती है। धमनियों के शोध में नाड़ी बड़ी और विभिन्नता युक्त हो जाती है। रक्तस्राव के समय नाड़ी बड़ी, शक्तिशाली तथा छूने में गर्म हो जाती है। हृदय रोग में द्रुतगामिनी तथा कर्कश होती है। ठीक, अभी ये सब कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ये सब प्रैक्टिस वर्क है, तो मैं पढ़ दे रही हूँ क्योंकि आपके इसमें है जो मैंने बेसिकली बताया है कि आपको वात, पित्त, कफ की नाड़ी पहचाननी आनी चाहिए, मेल फीमेल की नाड़ी पहचाननी आनी चाहिए, बैठने और लेटने की कंडीशन में अलग अलग तरह से बिहेव करती है ये आनी चाहिए। ये आप पढ़ के रख लीजिए क्योंकि पढ़ा हुआ कभी तो काम आता ही है। कभी ध्यान आया ये वाली नाड़ी ऐसे चल रही है, पेन पन्ना पलट के देख लिया कि अरे उसमें तो ये लिखा हुआ था, तो इसलिए पढ़ लीजिए। पढ़ना कभी नुकसानदायक नहीं होता। मूत्र रोग, मूत्र घाट में नाड़ी मेढक के समान उछल उछल कर चलती है। वृक्क शोध में नाड़ी की गति कठोर और नियमित होती है। रक्त में पित्तवाहक नाड़ी उत्तेजक, वात व कफ वाहक नाड़ी पतली हो जाती है। गुप्त रोगों में नाड़ी की गति, पुरुषों में उपदंश की अवस्था में नाड़ी वक्र, पुरुष तक गंभीर होती है। धातु छींकता में नाड़ी बहुत धीमी चलती है। ये लगभग ऐसा ही है जैसे आप किसी किसी के हाथ ऐसे ही देख लेते हैं कभी कभी, तो आपको लगता है अरे ये रेखाएं तो नॉर्मल नहीं है, सही होता है ना। ऐसे कभी किसी का हाथ खुला पर आपको लगेगा अरे ये रेखाएं तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है इस व्यक्ति के हाथ में, या वो बहुत बड़ा कहीं होता है या वो बहुत बीमार होता है। कि किसी तरह हमारी टंग डायग्नोस है कि आपने जैसी जबान देखी तो आपको ये लगा अरे ये टंग ही सब कुछ कह रही है। ठीक है, हमारे पास एक कोलाइटिस की लेडी आती थी जिनकी जबान कुछ अलग तरीके से बैंगनी कलर से डिजाइन्ड थी और गंदी थी। गंदी तो थी ही, बीमार है तो गंदी रहेगी। तो ऐसे आपको नियमित अभ्यास और देखने के साथ साथ ये समझ में आने लगता है कि अलग अलग है। इसी तरह जब आप नाड़ी कई बार करेंगे तब आप जब इसको पढ़ेंगे ना वापिस से इसको तो आपको समझ में आएगा कि अरे गुप्त रोगों में तो, क्योंकि सबको तो गुप्त रोग नहीं होते, पर आपने ऐसे जैसे किसी को रखा तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये व्यक्ति बता नहीं पा रहा है कि इस वजह से बीमार है, तो आप उसमें उसको कटी स्नान है, उसको मेहन स्नान है, उसकी मदद कर पाएंगे बिना ये बताते हुए। आपने उसकी परेशानी ठीक कर दी। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा थर्ड आई खुली रखनी। ऐसा नहीं कह रही हूँ उसी पे लग जाइए। तो नाड़ी में टेढ़ापन पाया जाता है। प्रमेय में नाड़ी सूक्ष्म, जड़ तथा मृदु होती है। वीर्य की कमी होने पर नाड़ी की गति निर्बल तथा धीमी चलती है। स्त्रियों में गर्भावस्था में नाड़ी भारी और वायु की चाल से चला करती है। तो आज यूरिन टेस्ट होता है, पहले के जमाने में यूरिन टेस्ट होता था? नहीं होता था। नाड़ी देख के बता देते थे कि प्रेग्नेंट है लेडी। हाँ,
बेहोश हो गई, कुछ हुआ, घर में बुलाया गया, जी मितला रहा है, कुछ हुआ, नाड़ी देखी, वैद्य जी ने कह दिया भाई प्रेग्नेंट है। हाँ, तो नाड़ी पे इतना कमांड था लोगों का। और आज तो नहीं है, मुझे तो कोई आयुर्वेदाचार्य भी दिखता नहीं जल्दी जल्दी कि वो नाड़ी देखता हो, आपकी रिपोर्ट्स देखेगा और दवाएं लिख देगा। तो थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको कहा कि वात पित्त कफ देखना सीख लीजिए। योनि रोग में नाड़ी पतली अंगुल के नीचे सख्त होती है परंतु धीमी चलती है। श्वेत पदर में नाड़ी की चाल मतलब एक ही चाल की होती है परंतु कमजोर होती है। संक्रामक रोग, मलेरिया में नाड़ी अंगूठे की जड़ से हट जाती है। तो अब देखिए ये बहुत खास है, लोग पहले पकड़ के ही बता देते थे कि इसको टाइफाइड है, इसको निमोनिया है, इसको मलेरिया है ना। तो तीनों की नाड़ियां अलग अलग तरह से हैं। मलेरिया में नाड़ी अंगूठे की जड़ से हट जाती है और कुछ देर के बाद फिर अपने स्थान पर लौट आती है। चेचक में नाड़ी की गति तेजी किंतु टेढ़ी मेढ़ी चलती है। टाइफाइड में नाड़ी की गति 100 से अधिक होती है। अंतिम दिनों में नाड़ी की गति रुक रुक कर चलती है। डिप्थीरिया में नाड़ी की गति तेज और कड़ी हो जाती है। पेचिस में नाड़ी की गति जोंक की तरह हो जाती है। टीबी में नाड़ी की गति क्षीण हो जाती है। तो ये इस पे बहुत अभी मत अभ्यास कीजिएगा, कॉन्फिडेंस लूज होता है। जितना मैंने बताया है उतने पे करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग भी फेल हो जाते हैं। हो गया है 46। चलिए एक और थोड़ा सा पेज पढ़ते हैं। रोगों को दबाना एवं इसका प्रतिफल। सामान्य तौर पर रोगों के दो प्रकार हैं, रोग जीर्ण होता है या तीव्र होता है। एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज, वहीं पे इंग्लिश में लिखिए। जीर्ण रोग को कहते हैं क्रॉनिक इलनेस और तीव्र रोग को कहते हैं एक्यूट इलनेस। रोगों को दबाने का क्या परिणाम होता है, इसके लिए पहले इन रोगों को समझना आवश्यक है। तीव्र रोग और जीर्ण रोग। तीव्र रोग क्या है? जिन रोगों में तेजी हो उन्हें तीव्र रोग कहते हैं, जैसे हैजा, चेचक, ज्वर, दस्त, जुखाम आदि। ये शीघ्र ठीक हो जाते हैं। तीव्र रोग बच्चों एवं युवाओं अर्थात जिनकी जीवनी शक्ति प्रबल होती है उन्हें विशेष रूप से होते हैं। प्रकृति शरीर से विजातीय द्रव्य को तीव्र रोग के रूप में जल्द से निकालकर शरीर को निरोग कर देती है। ठीक, अब तीव्र रोग अगर किसी को हुआ है तो सिंपल शब्दों में, अब वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है ना। तीव्र रोग जिसमें चेचक है, ज्वर है, दस्त है, जुखाम है आदि, ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सिंपल नेचुरोपैथी में क्या फॉर्मूला है कि अगर हम पेट को बिल्कुल खाली करें, शांत रहें, कुछ ना खाएं या ऐसी चीजें खाएं जो हमारी बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र को करें, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो 3 दिन मात्र चाहिए किसी भी तीव्र रोग से लड़ने के लिए। एक्यूट डिजीजेस तुरंत आती हैं और तुरंत चली जाती हैं। जीर्ण रोग क्या कहता है? शरीर स्थित मल में उद्वेग होकर निकलने की उग्र जीर्ण रोग क्या है? शरीर स्थित मल में उद्वेग होकर निकलने की उग्र दशा का नाम। जिस तरह से तीव्र रोग या उग्र होते हैं उसी प्रकार उसे दबकर भीतर प्रवेश करने, अनिष्ट दशा उत्पन्न करने और धीरे धीरे काल बहुत समय तक कष्ट धीरे बहुत कठिन हिंदी है, आप ऐसे समझिए कि तीव्र रोग एक्यूट डिजीजेस है, जुखाम है, बुखार है, लूज मोशन, डायरिया हो गया, हैजा हो गया और चेचक हो गया, मिजल्स हो गए, ये सारे तीव्र रोग हैं। और अगर हम इनको सप्रेस करते हैं, बहुत दिनों तक जुखाम बना हुआ है, तो वो एस्मा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे जीर्ण रोग बन जाते हैं। तो ये सीधी सी सिंपल बात
जो कि हमने बताई कि तीव्र रोग से तुरंत चले जाएंगे। पर अगर हमने तीव्र रोगों में दवा खाई, खूब सारा खाना खाया, मानसिक असंतुलन रखा, तो ये दब जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ठीक हो गए। और बहुत सारे लोग बहुत बार ये गलती करते हैं कि जुकाम थोड़ा थोड़ा बचा है लेकिन उसको पूरा नहीं ठीक करेंगे। अब वो बना हुआ है बना हुआ है बना हुआ है, या सिरप पी तो रहे हैं, ना तो वो ठीक कर रहे हैं ना तो उसे बढ़ा रहे हैं, तो अभी ना तो प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं। तो अब वो धीरे 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 एस्मा कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी बार जुकाम और जल्दी हो जाएगा क्योंकि थोड़े कीटाणु अभी भी बचे हुए हैं, तीसरी बार और जल्दी हो जाएगा, और कब आपको वो एस्मा हो जाएगा, दमा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत हेडेक है जो कि वायरल फीवर के बाद आया, पर वो आपका एक्यूमुलेट है सर में, आपने उसका इलाज प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा नहीं किया निकालने के लिए, आपने उसकी दवा खाते रहे, तो हल्का सा हेडेक आपके कब माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह अगर थोड़ा बहुत डायरिया है, पेचिस है, लूज मोशंस हो रहे हैं और आपने उसको दवा खा के सबसाइड किया, तो कब वो कोलाइटिस बन जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, कब अल्सर बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो हम नाम ले रहे हैं वो आपकी ही देन है, जो मनुष्य उसको दबाने की कोशिश करता है। अगर आप सही डाइट लाइफस्टाइल पे आ जाएं तो आपको वो बीमारी 3 दिन 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन परेशान कर सकती है। तो आई थिंक 50 पे सर ने कहा था, 50 पे कहा था खत्म करने को, क्योंकि आप लोगों को 10 मिनट मिल जाए। यहीं पे रहते हैं, जीर्ण रोग की डेफिनेशन बताई है जिससे आप लोग नया ज्वाइन कर सके। यहाँ से ही हम लोग फिर से एक बार तीव्र रोग और जीर्ण रोग समझ लेंगे और यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 65। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। त्योहारों का समय है इसलिए अभी मैं बता नहीं पा रही हूँ। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते सरोज, मैम। नमस्ते प्रतिमा जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते सरोज। नमस्ते।